गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आज हम लोग मुगल एम्परर हुमायूं में कुछ बातें छूट गई थी। पिछले क्लास में मैंने हुमायूं पर बहुत विस्तृत चर्चा की थी। उसके बाद फिर हम लोग शेरशाह सूरी देन अकबर को पढ़ेंगे। हुमायूं में जो बातें छूटी थी, मोटे तौर पर हम लोग देखते हैं 24 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु होती है और उसके बाद उसके उत्तराधिकार के रूप में अकबर आता है। कुछ बातें इसमें यही याद रखनी है हम लोगों को कि एक दिन के लिए चमड़े का सिक्का चलाया गया था, वो हुमायूं के समय में। वो निजाम नामक भिश्ती ने चलाया था, जिसे हुमायूं ने एक दिन के लिए मुगल बादशाह बनाया। हुमायूं के दोबारा ताजपोशी में बैरम खां की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। थोड़ा सा उनको भी समझने की जरूरत है। अगर बैरम खां नहीं होता तो शायद हुमायूं की दोबारा ताजपोशी हिंदुस्तान पे नहीं होती, मुगल वंश स्थापित नहीं होता। बैरम खां एक कराई बुइल तुर्क था और हुमायूं ने उसे खान बाबा की उपाधि दी, यारे वफादार की उपाधि दी थी और अपनी भतीजी का शादी बैरम खां से कराया था, सलीमा सुल्ताना बेगम से। हुमायूं का योग्य एवं वफादार सेनापति के रूप में हम लोग बैरम खां को पाते हैं और हुमायूं ने अपने भाई की पुत्री से बैरम खां का विवाह किया था, जिससे अब्दुल रहीम खान खाना हुए, जो हिंदी के मशहूर पोएट थे, कवि थे। और प्रारंभिक समय में अगर आप देखेंगे अकबर को, तो 1556 से लेकर 1560 तक वो अकबर के संरक्षक के रूप में शासन को चलाता रहा प्रत्यक्ष रूप से। और 1561 ईस्वी में बैरम खां की हत्या होती है और उनकी विधवा के साथ अकबर विवाह करता है, सलीमा सुल्ताना अकबर के हरम में आ जाती है। रहीम को उसने दत्तक पुत्र की तरह पोसा। कुछ बातें जो हुमायूं में और भी हमें समझने की जरूरत है। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। वो सातों दिन 7 रंग के अलग अलग कपड़े को पहनता था। मुख्य रूप से रविवार को पीला, सोमवार को सफेद, शनिवार को काला वस्त्र विशेष रूप से धारण करता था। नवरोज मनाता था। हम लोग तुलादान अकबर को पढ़ते हैं, लेकिन तुलादान का कंसेप्ट मोटे तौर पर हुमायूं के समय में आ चुका है। और वह इलियास ने हुमायूं को नक्षत्र शास्त्र की शिक्षा दी थी। हुमायूं वेदशाला का विशेषज्ञ था। खगोल शास्त्री व मुल्ला चांद उसके दरबार में रहते थे। अकबर और हुमायूं के दरबार में रहते थे। कुछ बुरी आदतें भी थी। हुमायूं अफीम का शौकीन था। मशहूर अफीमची मुगल बादशाह के रूप में हम हुमायूं को पाते हैं। और एक अभिवादन का तरीका था तस्लीम और कॉर्निश। तस्लीम और कॉर्निश मुगल दरबार में सर्वप्रथम हुमायूं के समय में ही शुरू की गई थी। बहुत सारे इतिहासकारों ने का यह मानना है, जिसमें श्री राम शर्मा की किताब है मुगल सरकार और शासन, वो पृष्ठ संख्या 70 में लिखते हैं कि तस्लीम कॉर्निश की शुरुआत हुमायूं के समय में हुई। तो तुलादान की भी चर्चा हुमायूं के समय में कहीं कहीं आई है, लेकिन मुख्य रूप से हम जानते हैं कि तुलादान और झरोखा दर्शन अकबर के समय में आया। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा चारबाग पद्धति पर उनकी पत्नी बेगा बेगम के द्वारा बनाया गया था। चूंकि बेगा बेगम ने हज की थी, इसलिए उनको हाजी बेगम के नाम से जाना जाता है। यह अकबर के समय में यह निर्माण हुआ था। और हुमायूं के मकबरे को याद रखना कि मुगलों का आरामगाह कहा जाता है, क्योंकि इसमें मुगल परिवार के कुल 13 व्यक्तियों का शव दफनाया गया, जिसमें दारा सिको, रफीउल दर्जात, रफीउद्दौला, बहुत सारे मुगल इंपेरर से लेकर प्रिंसेस, इन सब को दफनाया गया। हुमायूं कालीन चित्रकार में हम लोग मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद और ये दोनों चित्रकार अकबर के समय में भी थे। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि इतिहास, नक्षत्र शास्त्र, गणित, चिकित्सा, कुल 112 विषयों की जानकारी हुमायूं को। तो मुगल काल में सबसे अधिक पढ़ा लिखा बादशाह के तौर पर हम हुमायूं को जान सकते हैं। युद्ध भूमि में भी पुस्तकालय लेकर चलता था। फुर्सत के क्षणों में किताबों में डूब जाता था। चौसा के युद्ध में जब वह पराजित हुआ तो किताबों से भरा एक बक्सा उसका खो गया। जितना कि उसे चौसा युद्ध हारने का दुख नहीं हुआ, उतना दुख उसको वो उस पुस्तक के खो जाने का हुआ। बाद में जब उनमें से कुछ पुस्तकें उसको मिली बाद में, तो वह इतना आनंदित हुआ मानो कि उसने बहुत बड़ा विजय अभियान फतह कर लिया। तो और अंत में मरा भी पुस्तक प्रेम के कारण ही, दीन पना पुस्तकालय की सीरीज से।
हुमायूं की पत्नी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पहली पत्नी बेगा बेगम थी, जो 1564-65 हज करने गई, हाजी बेगम के नाम से जानी गई। अकबर के मकबरे को बनवाया, हुमायूं के मकबरे को बनवाया। अकबर इन्हें माँ की तरह आदर करता था। हमीदा बानो, ये हुमायूं शेरशाह से पराजित होने के बाद हमीदा बानो के साथ विवाह हुआ था, जिन्हें मरियम मरियम मकानी की उपाधि दी गई। और मोटे तौर पर 1604 में इनकी मृत्यु होती है। और इन्हीं के मरने पर अकबर ने हिंदू रीति से इनका श्राद्ध किया था, सर मुंडन कराया था, सर पे पाक का धारण किया। माँ चूचक बेगम हुमायूं की यही पत्नी अबुल माली के द्वारा मारी गई थी। और दो पत्नियां जो चौसा के युद्ध में शेरशाह से पराजित होकर डूब गई थी, चौसा के युद्ध में मारी गई थी, उनका नाम था चांद बेगम और साद बेगम। ये दो चौसा युद्ध के में मारी गई। तो हरिशंकर श्रीवास्तव की किताब पढ़िएगा, उसका नाम है मुगल सम्राट हुमायूं। कहते हैं कि तुला दान की शुरुआत भारत में हुमायूं ने की थी और नवरोज त्योहार भी मनाता था। सतीश चंद्र मध्यकालीन भारत हम लोग पढ़ते हैं, उनके अनुसार पहला बादशाह अकबर था जिसने तुलादान की शुरुआत की। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने दोनों पक्ष को रख दिया। सतीश चंद्र पेज 281 में वो कहते हैं कि नहीं, तुलादान की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई। चोपड़ा पूरीदास भारत का सामाजिक आर्थिक इतिहास उन्होंने लिखा है, वॉल्यूम 3 प्रेस 63। वो कहते हैं, वो भी समर्थन करते हैं कि नहीं, तुलादान का कंसेप्ट मोटे तौर पर अकबर के समय में आया। हुमायूं जब अपदस्थ हुआ, मुगल काल में 2 बार ताजपोशी कराने वाला बादशाह, बीच के टेन्योर में हम देखते हैं कि हुमायूं जब चौसा के युद्ध में पराजित हो जाता है तो शेरशाह सूरी के द्वारा द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव डाली जाती है। तो भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी, प्रथम अफगान साम्राज्य का संस्थापक बहलोल लोदी। शेरशाह के बारे में जानने का स्रोत हम लोग के सामने तारीख शेरशाही है, अब्बास खां स्वर्णी की किताब, मैंने सोर्स में चर्चा की। शेरशाह नामक किताब खुद काली रंजन कानूनगो ने लिखी है। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया टोल्ड बाय इट्स ऑन हिस्टोरियंस, ये एलियट एंड डॉसन की सीरीज है, उसमें भी हमें शेरशाह के बारे में जानकारी मिलती है। मोटे तौर पर शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में होता है और काली रंजन कानूनगो वो अलग डेट देते हैं। उनका मानना था कि 1486 ईस्वी में शेरशाह पैदा हुआ। जगह था बैजबाड़ा, होशियारपुर। हसन अफगान की पत्नी से पुत्र हुआ था, नाम था फरीद, बचपन में इसको हम फरीद के नाम से जानते हैं। और शेरशाह के पिता जो थे हसन खां, वो जौनपुर जौनपुर के छोटे से क्षेत्र के पहले जागीरदार थे, जौनपुर जैसे। फिर बाद में हम देखते हैं कि सासाराम वगैरह उनके अधीन आ गया था। शेरशाह की उपाधि, शेर खां की उपाधि मोटे तौर पर पूछा जाता है, बहार खां लोधी के द्वारा, नोहानी के द्वारा इनको दिया गया था। और बाद में इन्होंने ताज खां सारंगी की पत्नी थी, विडो थी लॉर्ड मलिका, लॉर्ड मलिका के साथ शेरशाह ने विवाह किया था, जिसको दुद्दू बेगम के नाम से जानते हैं। और उससे एक पुत्र हुआ था जलाल। शेरशाह के अगर हम लोग देखें उनका जो साम्राज्यिक जीवन है, तो उसमें 1529 में शेरशाह ने महमूद खां लोधी के पक्ष में बाबर के विरुद्ध घाघरा के युद्ध में पहली बार भाग लिया था। तो घाघरा के युद्ध में हुमायूं के विपरीत शेरशाह लड़ा था। और 1529 ईस्वी में शेरशाह बंगाल के शासक नुसरत शाह को उसने परास्त किया और कुछ दिनों तक उसने बाबर की सेना में भी काम किया था। उसकी महत्वाकांक्षा को देखते हुए बाबर ने उसे खदेड़ दिया। तो शेरशाह ने हजरत आला की उपाधि धारण की, जो सामान्यतः लोधी सुल्तान, विशेष बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी धारण करते थे। 1530 ईस्वी में शेरशाह ने चुनार पर अधिकार कर लिया और चुनार के किलेदार ताज खां सारंगी को पराजित करके उसे मार डाला और उसकी विडो के साथ उसने विवाह कर लिया। 1532 ईस्वी में शेरशाह ने दोहरिया के युद्ध में हुमायूं के विरुद्ध महमूद लोधी का साथ दिया। 1534 ईस्वी में बंगाल के अयोग्य शासक महमूद शाह को सूरजगढ़ा की लड़ाई, मुंगेर के पास है, सूरजगढ़ा की लड़ाई में परास्त कर उसे 15 लाख सोने का दिनार देने के लिए बाध्य किया था। चौसा का युद्ध हम लोग हुमायूं के क्रम में भी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा उसमें हम डिस्क्रिप्टिव नहीं जाएंगे। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी को लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं को शेरशाह के द्वारा खदेड़ दिया गया। और चौसा युद्ध के विजय के फलस्वरूप हुमायूं ने शेरशाह की उपाधि धारण की। अंतिम रूप से हुमायूं
कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह से हाथों पराजित हुआ 15 मई 1540 ईस्वी को, और अंतिम रूप से दरबदर खाने के लिए मजबूर हुआ। तो शेरशाह ने हिंदुस्तान में एक मजबूत केंद्रीयकृत शासन प्रणाली को जन्म दिया। शेरशाह का राजा सिद्धांत अगर को देखेंगे हम लोग, किंगशिप थ्योरी, तो हके बिरादरी के सिद्धांत पर आधारित थी, मतलब बिरादरी में बराबर का हक। 1542 ईस्वी में शेरशाह का मालवा अभियान हुआ, और मालवा अत्यधिक उबाऊ युद्ध था। हालांकि शेरशाह के विरुद्ध हुमायूं ने पहले मालवा से शरण मांगी थी, लेकिन बाद में मालवा का शासक मिल जाता है शेरशाह के साथ, इसीलिए हुमायूं को भागना पड़ा। तो मालवा अभियान काफी उबाऊ रहा, जिसके कारण शेरशाह ने यह कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की हुकूमत को नहीं खो सकता। मालवा अभियान को रोका और आगे की ओर बढ़ा। 1543 ईस्वी में शेरशाह ने रायसीना पर आक्रमण कर राजपूत शासक पूरनमल को मार डाला। राजपूत स्त्रियों ने जौहर को अंजाम दिया, और यह शेरशाह के लिए एक बड़ा कलंक था। रायसीना आक्रमण, कुतुब खान ने आत्महत्या कर ली। उसका एक सेनापति था, लेफ्टिनेंट था, वो जब राजपूत औरतें जल गई जौहर में, तो यह उसने ग्लानि से कुतुब खान ने आत्महत्या कर। 1544 ईस्वी में मारवाड़ पर अधिकार कर जोधपुर के राजा मालदेव पर इसने अधिकार किया, और चित्तौड़ के उदय सिंह को पराजित करके चित्तौड़ पर भी शेरशाह अधिकार कर लेता। 1545 ईस्वी में शेरशाह का अंतिम अभियान था, वह था कालिंजर अभियान। और कालिंजर के किले में बारूद के गोला फटने से शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। शाम का समय था, इक्का नामक एक तोप था जो फट नहीं रहा था, उसी के इंस्पेक्शन में शेरशाह पहुंचे था, और जैसे ही उसमें गोला में लगा के उसमें आग का पलीता डाला गया, विस्फोट कर गया, तत्क्षण शेरशाह की मृत्यु हो जाती। तो 5 वर्ष तक मात्र शेरशाह शासक के रूप में, हुमायूं के उत्तराधिकारी के रूप में हम पाते हैं कि हुमायूं को पदस्थ करके शेरशाह ने, लेकिन इन 5 वर्षों के छोटे से शासन काल में शेरशाह के द्वारा जो भी प्रशासनिक सुधार किए गए, वह माइलस्टोन था। वह आने वाले मुगलों के लिए तो मार्गदर्शक बना ही बना। अकबर का मार्गदर्शक कहा जाता है शेरशाह को। ही पेव्ड द हाई इनलाइटेंड पॉलिसी फॉर अकबर। अकबर के लिए उसने एक उच्च आदर्श को छोड़ा। और मुगल तो मुगल, किसी अंग्रेजों ने भी उतनी बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई जितना कि इस अफगान पठान ने दिखाई, ऐसा कीन महोदय लिखते हैं। कीन कहते हैं, नो गवर्नमेंट, नॉट इवन ब्रिटिश हैज शोन सो मच विजडम दिस पठान। अंग्रेजों ने भी उतनी बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई जितना कि शेरशाह। इस अवधि में महत्वपूर्ण सुधार किए। अगर हमारा कोई शासक, बादशाह, हुक्मरान यह कहे कि 5 वर्ष में हम कर क्या सकते हैं, तो उनके लिए शेरशाह का 5 वर्ष का शासनकाल सबक है। क्योंकि मैंने स्पष्ट रूप से यही बात स्थापित करने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि किसी शासक ने उतनी बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई जितनी अंग्रेजों ने भी नहीं, मुगलों ने भी नहीं, जो इस शेरशाह सूरी ने दिखाई। इरस्किन महोदय कहते हैं कि शेरशाह एक विजेता की अपेक्षा सुधारक था, प्रजापालक था। आरपी त्रिपाठी की किताब है सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह स्थापित किया है कि शेरशाह अकबर का मार्गदर्शक था, एंटीसिपेटर ऑफ अकबर था। और यही बात मैंने अभी कही जो आरपी त्रिपाठी कहते हैं कि शेरशाह पेव्ड द हाई इनलाइटेंड पॉलिसी फॉर अकबर। शेरशाह अकबर की नीति के लिए उच्च आदर्श को छोड़कर गया। शेरशाह के कार्यों को आपको अलग अलग पार्ट में हम लोगों को देखना होगा। जैसे आप अगर उसके जनहित के सिद्धांत को देखते हैं, जनहित की नीति को देखते हैं, तो धर्मशाला, सड़क, सराय मिनी सचिवालय की तरह काम करती थी। काली रंजन कानून वो कहते हैं कि ये जो सराय थी, ये साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां थी, ब्लड सर्कुलेशन था। सराय की देखभाल का जिम्मे सिकदार के हवाले था। डाक चौकी, गुप्तचर सेवा का संचालन इसी सराय से होता था। सराय धावकों के, डाक सेवा शेरशाह के समय में धावकों के माध्यम से शुरू हुआ। बाद में देखते हैं मुगल काल में इसका प्रचलन बहुत तेजी से होता है। डाक एक जगह से दूसरे जगह धावक भी ले जाते थे, घुड़सवार भी ले जाते थे। सराय में हिंदुओं और मुसलमानों के ठहरने की अलग अलग व्यवस्था थी। और शेरशाह के समय 3 तरह के लंगर चलाए जाते थे। और ये मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि शेरशाह का शासन पब्लिक वेलफेयर पर, जन कल्याण पर आधारित था।
इन लंगरों के संचालन में 500 सोने की असरफी प्रतिदिन खर्च होता था। 3 तरह के लंगर थे, खैरपुर, धर्मपुर, योगपुर। खैरपुर मुसलमानों के लिए, धर्मपुर हिंदुओं के लिए और योगपुर सूफी संतों, सन्यासियों या हिंदू संतों सबके लिए, धार्मिक वर्ग के लोगों के लिए था। शासन प्रबंध भी काफी मजबूत थी, एक केंद्रीयकृत सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम शेरशाह के समय देख सकते हैं। अफगान अमीरों का दमन किया गया। जो इसका कैबिनेट था, वजारत था, वो मात्र एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करती थी। उच्च एवं विश्वसनीय पदों पर हिंदुओं की नियुक्ति अकबर के समय से पहले शेरशाह के समय में भी शुरू हो गई। काली रंजन कानून को कहते हैं कि प्रांतीय शासन शेरशाह के समय में गठित हुआ था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और पूरे साम्राज्य को कुल 47 सरकार में विभाजित किया गया। सरकार जिसे हम कमिश्नरी कह सकते हैं, जिसमें केवल बंगाल में ही केवल 19 सरकार का गठन किया गया। अधिकारी देखिएगा, परगना में सिकदार है, सिकदारन, सैन्य अधिकारी था, शांति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। मुंसिफ है, मुंसिफान, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटर था, न्यायिक पदाधिकारी था, दीवानी मुकदमे का निर्णय करता था। और शेरशाह के समय में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी गांव। गांव में आप चौकीदार, पटवारी और प्रधान, खुद मुकद्दम चौधरी जिसे हम मुखिया से कंपेयर कर सकते हैं, इस तरह की। पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में आप देखिएगा कि कोतवाली का कंसेप्ट पहली बार शेरशाह के समय में लाया गया। कोतवाल को हम सिटी मजिस्ट्रेट कह सकते हैं। अगर वर्तमान में हम तुलना करें तो आधुनिक एसएसपी या पुलिस अधीक्षक का पद था। यह पद अगर हम इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं कि शेरशाह के समय में लाया गया था। लॉ एंड ऑर्डर इतनी मजबूत थी कि अब्बास खान स्वर्णी लिखते हैं कि आधी रात के समय एक वृद्धा जेवर और कीमती गहनों से लदी टोकरी के साथ यात्रा करती थी और उल्टे भय से चोर और कोतवाल उसकी रक्षा करते थे। चोर भी रक्षा करते थे, कोतवाल भी करते थे। एक नियम था, जिस भी थाने में कोतवाली में यह घटना घटेगी, वहां के कोतवाल और चोर दोनों को इसका भरपाई करना हो। इसलिए चोर भी चाहते थे कि मेरे क्षेत्र से बाहर चला जाए, कोतवाल भी चाहते थे कि ये सुरक्षित मेरे क्षेत्र से बाहर चला जाए। तो इस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था हमें पुलिस प्रशासन दिखाई पड़ती है। न्याय प्रशासन के बारे में निजामुद्दीन लिखते हैं कि शेरशाह के समय में उसके भय के कारण अपराध कम होते थे, क्योंकि न्याय प्रणाली कठोर थी, सजा, प्राणदंड, अंग भंग दोनों रूप में मौजूद था, इसलिए क्राइम घट गया। प्रशासन मिशनरियां काफी दुरुस्त थी, गुप्तचर व्यवस्था थी। पूरे साम्राज्य में भूमि कर व्यवस्था में सुधार लाया गया शेरशाह के समय में। पूरे साम्राज्य में भूमि की पैमाइश की गई, नाप जोख, पट्टा व्यवस्था को लाया गया। कुबूलियत और पट्टा, कुबूलियत और पट्टा या जरिवाना, आज भी हम लोग जमीन खरीदते बेचते हैं तो उसी जरिवाना, कुबूलियत, पट्टा के माध्यम से हमारा मालिकाना हक शो होता है। पट्टा में क्या था कि जो जिस व्यक्ति की जमीन होती थी उसका नाम दर्ज होता था, रकबा दर्ज होता था, खाता खसरा का दर्ज होता था। अगर वह लगान पे करता था तो लगान की मात्रा तय होती थी। उसमें बहुत सारे पट्टा और कबूलियत के माध्यम से एक तरह से किसानों का मालिकाना हक सुनिश्चित हुआ। बटाई व्यवस्था थी, हिस्सेदारी जिसे हम कहते हैं। मापन पद्धति में शेरशाह के समय में जाब्ती प्रणाली थी। जमई लगान निर्धारण की प्रणाली में हम लोग गल्ला बख्शी, कनकूत मिश्रित प्रणाली थी, औसत रेशियो से लगान लिया जाता था, नकदी भी वसूला जाता था। गल्ला बख्शी में भी 2-3 तरह की व्यवस्था थी, लंक बटाई, रास बटाई, खेत बटाई। खेत बटाई मतलब खेत में ही फसल लगी रहने की स्थिति में 2/3 बांट लिया जाता था, 2/3 किसान का, 1/3। ये व्यवस्था चूंकि बाद में महंगी हो गई, इसमें अधिकारी नियुक्त करना पड़ता था, फसल तैयार कराना था, ये थोड़ी महंगी व्यवस्था थी। इसी का एक निकाला गया बाद में मिश्रित प्रणाली के रूप में हम लोग पाते हैं कि कनकूत मिश्रित प्रणाली शेरशाह के समय में दिखाई पड़ती। लंक बटाई, लंक मतलब अटिया होता, रास मतलब खेत में किसानों के द्वारा तैयार गट्ठरों को बांट लिया जाता था। शेरशाह के समय में भू राजस्व की दर मोटे तौर पर भूमि कर 1/3 भाग थी। इसके अलावे किसानों को, जो व्यवस्था बाद में अकबर के समय में ही लागू रही, केवल केवल दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन के समय में 1/2 भाग वसूली गई। शेरशाह के समय में जरीवाना और महासिलाना कर था। जरीवाना एक तरह का सर्वेक्षण शुल्क था जो कुल 2.5% लगता था, और महासिलाना यह कर संग्रह शुल्क था।
जो कि कुल उपज का 5% देना पड़ता था। जरिमाना 2.5%, माह सालाना 5%। पट्टा कबूलियत की मैंने बात की, जमीन धारक का नाम, कर अदायगी की तिथि, मात्रा, रकम, किसान, इससे किसानों का मालिकाना हक, जिस भूमि का वह लगान अदायगी करता था उस भूमि पर मोटे तौर पर उस किसान का अधिकार था। माप के रूप में हम पाते हैं कि गजे सिकंदरी का प्रयोग सिरसा के समय भी हुआ, और सिरसा के समय तक यह चलते रहा। गजे सिकंदरी जो 39 अंगुल का होता था, या 32 इंच हम कह सकते हैं मोटे तौर पर, यह सिकंदर लोदी के समय में प्रचलित हुआ था। लेकिन शेरशाह ने जरीब का प्रयोग शुरू किया। जरीब मोटे तौर पर सन या जूट की रस्सी होती थी डंडी में लगी हुई, उससे मापा जाता था। चूंकि सिरसा के भू व्यवस्था में हम दीवान टोडरमल साहब के भी योगदान को पाते हैं, बाद में सिरसा के बाद ही वो अकबर की सेवा में गए। भूमि का वर्गीकरण 3 प्रकार का किया गया और औसत पैदावार के आधार पर लगान निर्धारित किया गया। तो जो सिरसा के समय में 1/3 भाग भूमि करता, वो व्यवस्था में अकबर के समय में भी दिखाई पड़ता। मुद्रा सुधार, मुद्रा के क्षेत्र में भी शेरशाह ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। एडवर्ड थॉमस कहते हैं कि शेरशाह का काल मुद्रा शास्त्र के इतिहास में प्रमुख स्थान रखता है। काली रंजन कानूनगो लिखते हैं कि शेरशाह के सिक्कों पर उसका नाम और पद अरबी और नागरी भाषा में अंकित रहता था। तो शेरशाह के द्वारा जो मुद्रा प्रचलन में लाया, वह चांदी का नया सिक्का था, जिसको हम लोग रुपया कहते हैं। 1 रुपया के बराबर 40 दाम था। ये शुद्ध चांदी का सिक्का था, 180 ग्राम, और दाम जो होता था वो तांबे का सिक्का होता था, 380 ग्राम। और यही रुपया ब्रिटिश शासनकालीन में भी जाके हम देखते हैं, रुपया शासन प्रणाली का भी आधार बनता है। सैन्य व्यवस्था में, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में शेरशाह अलाउद्दीन खिलजी से प्रभावित था। विशाल सेना, नगद वेतन, घोड़े दागने की प्रथा, जिसको हम लोग हॉर्स ब्रांडिंग कह लें, और स्वयं सैनिक की भर्ती करता था। सेना का हुलिया रखने की प्रथा थी। सेना में कठोर अनुशासन था एवं प्रतिदिन हाजिरी बनाई जाती। अब्बास खान स्वर्णी के अनुसार तारीखे शेरशाही में कुल 16 सैनिक चौकियों का विवरण मिलता है। 16 मिलिट्री, जैसे अब हमारा कैंट है, दानापुर कैंट, मुगल सराय, जो मिलिट्री छावनी थी, इस तरह के आगरा में थी, लाहौर में थी, दिल्ली में थी, इस तरह की 16 सैनिक छावनियों का उल्लेख मिलता है। शेरशाह को हम लोग सर के आजम के नाम से जानते हैं। सोनारगांव बंगाल से दिल्ली, दिल्ली यानी कि कलकत्ता दिल्ली लंबी सड़क आज भी हिंदुस्तान का नंबर 1 मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1, जिससे लॉर्ड ऑकलैंड ने जीटी रोड का नाम दिया, ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम दिया। लाहौर से पंजाब, लाहौर से मुल्तान, आगरा से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर तक, आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़ तक। तो मोटे तौर पर हम लोग शेरशाह को सर के आजम के नाम से जानते हैं। अभी भी वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2, जो मैंने अभी कहा, ऑकलैंड ने जीटी रोड का नाम दिया, और ऑकलैंड की बहन का ही नाम ईडन था। ईडन के नाम पर कलकत्ता का ईडन गार्डन नाम पड़ा था, जो हमारा क्रिकेट स्टेडियम है, भारत का बड़ा पॉपुलर क्रिकेट स्टेडियम। ऑकलैंड की बहन ईडन के नाम से। स्थापत्य में भी अगर हम देखेंगे तो शेरशाह का किला है, सासाराम का मकबरा है, पुराना किला दिल्ली में है, किला कुना मस्जिद दिल्ली में। कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे को ताज महल से भी सुंदर कहते हैं। हमारे कनिंघम महोदय आर्कियोलॉजी के ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हैं। एक प्रसिद्ध भवन निर्माता के रूप में शेरशाह के द्वारा निर्मित जो सासाराम के मकबरे को पूर्व कालिक स्थापत्य शैली की पराकाष्ठा और नवीन शैली के प्रारंभ का द्योतक माना जाता है। तो अपने समय में जो शेरशाह के द्वारा इसका निर्माण हुआ, यह अपने आप में अद्भुत था। शेरशाह ने राजनीतिक उद्देश्य के लिए कभी कभी धर्म का भी सहारा लिया। रायसीन के शासक पूरनमल के साथ जो उसका व्यवहार था, वह उसके कट्टरता की श्रेणी में आता है, धर्मांधता की श्रेणी में आता है। और जोधपुर में उसने हिंदू मंदिरों को तोड़कर उसके स्थान पर मस्जिदें बनवाई। तो 1-2 बातें थी जो शेरशाह के काल का भी वह कलंक था। शेरशाह ने कन्नौज को बर्बाद करके उसको सूरनगर का नाम बसाया। और मोटे तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना शेरशाह के समय में रखा गया था। पटना शेरशाह की आरंभिक राजधानी रही थी। इस आशय के प्रश्न प्राय पूछे जाते हैं।
जैसा कि हम लोगों से भी बीपीएससी के सवाल में प्रोफेसर के इंटरव्यू में पूछा गया। तो 1545 ईस्वी आते आते शेरशाह कालिंजर अभियान में मारा जाता है और वहां के शासक, इसमें भी दो तीन बातें हैं, कालिंजर अभियान के पीछे भी कुछ बातें हैं, इतिहास में कंट्रोवर्सी है। वहां का कालिंजर का शासक कीरत सिंह एक नाचने वाली दासी को हथियाना चाहता था, जिसे कीरत सिंह की नाचने वाली दासी थी, कहा जाता है कि शेरशाह उसे हथियाना चाहता था और जिसे देने से कीरत सिंह ने इनकार कर दिया। हालांकि ये बातें विश्वास करने योग्य नहीं है। इसके अलावा कीरत सिंह ने रीवा के राजा वीरभान बघेला को शरण दी थी, जो शेरशाह का शरणार्थी था। तो कालिंजर अभियान इसी दो प्रमुख कारण से शेरशाह ने किया था। और वहीं पर उक्का नामक अग्नेयास्त्र को चला रहा था, जो तोप का एक प्रकार था, और किले की दीवार में आकर एक गोला टकराता है, पास के बारूद के ढेर में गिरा और बारूद फट गया। यहीं पे शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह के उत्तराधिकारी के रूप में हम लोग इस्लाम शाह को देखते हैं, फिरोज शाह है, मोहम्मद आदिल शाह है। और आदिल शाह का तो मकबरा आप जानते ही हैं, बीजापुर में गोल गुम्बज, चार मीनार हैदराबाद, ये सब आदिल शाह के समय में ही बना। अगर हम लोग शेरशाह का मूल्यांकन करें तो काली रंजन कानूनगो कहते हैं कि शेरशाह बाहर से मुस्लिम, अंदर से हिंदू था। एक मारवाड़ को छोड़कर उसने सभी राजपूत राज्यों से उसने अधीनता स्वीकार कराकर उसको वापस कर दिया। रायसीन की घटना अपवाद स्वरूप थी। रायसीन भले ही शेरशाह के नाम पर कलंक था। अब्बास खान स्वर्णी कहते हैं कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में शेरशाह हुआ, दूसरा हैदर अली था। और काली रंजन कानूनगो शेरशाह के शासन प्रबंध की बड़ी प्रशंसा करते हैं और शेरशाह एक न्यायप्रिय शासक के रूप में शेरशाह को स्थापित करते हैं, क्योंकि उसकी न्यायप्रियता बहुत ही निष्पक्ष एवं कठोर थी। शेरशाह ने सुल्तान अदल की उपाधि धारण की और शेरशाह मारवाड़ अभियान में रावल मालदेव के साथ जब युद्ध लड़ रहा था तो राजपूतों के शौर्य से बड़ा प्रभावित हुआ था। और इस युद्ध में राजपूत सरदार जयता और कुप्पा, इन दोनों ने जबरदस्त अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था और अफगान सेना के छक्के छुड़ा दिए। और एक स्टेटमेंट कभी कभी पूछता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की हुकूमत साम्राज्य को नहीं खो सकता है, तो यह 42 के मालवा अभियान के क्रम में ये बातें शेरशाह सूरी के द्वारा कही गई। अफगान साम्राज्य का पतन होता है और पुनः हुमायूं के उत्तराधिकारी के रूप में अकबर बादशाह बनते हैं। अफगानों के पतन को अगर देखें तो 15 जुलाई 1555 ईस्वी सेनापति बैरम खां और अफगान सरदार नसीब खां और तातार खां के नेतृत्व में अफगानों का युद्ध मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर हुआ, जिसमें अफगान पराजित हुए और मुगलों का पंजाब पर अधिकार हो गया। 22 जून 1955 ईस्वी को मुगल और अफगानों के बीच पुनः सरहिंद नामक स्थान पर युद्ध हुआ। अफगानों का नेतृत्व सिकंदर सूर और मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया, जिसमें अफगान शक्ति पुनः अंतिम रूप से पराजित हुआ। तो सरहिंद के युद्ध में मुगलों के विजय ने फिर से हुमायूं को हिंदुस्तान का ताज प्रदान किया। 22 जुलाई 1555 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बादशाह हुमायूं की दोबारा ताजपोशी होती है। इसीलिए मैंने कहा कि मुगल काल में 2 बार ताजपोशी कराने वाला मुगल बादशाह हुमायूं बना और इसी के साथ हिंदुस्तान में द्वितीय अफगान साम्राज्य का पतन हो गया और अफगान शक्ति के पुनः स्थापित होने की सारी संभावनाएं छीन हो गई। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 माह की उम्र में जब हुमायूं की मृत्यु होती तो अकबर उस समय कलानौर में था बैरम खां के साथ। तो कलानौर में ईंटों का सिंहासन बनाया गया और अकबर का राज्यारोहण 13 वर्ष 4 माह की उम्र में अबुल मौली और बैरम खां के द्वारा हुआ। बैरम खां हुमायूं मोटे तौर पर अबुल हसन मौली को फरजंद पुत्र कहता था और बरखुरदार कहकर पुकारता था। तो इन दोनों ने मिलकर हुमायूं के पुत्र अकबर की ताजपोशी करवा दी। हुमायूं के उत्तराधिकारी के रूप में हम लोग जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को पाते हैं, अकबर आजम के नाम से, जिसे पूरी दुनिया जानती है। और अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था।
पूर्णिमा के दिन अकबर का जन्म हुआ था, तो इसको बद्र होता है फारसी में, पूर्ण चंद्रमा को बद्र कहा जाता है। तो बद्र का मतलब पूर्ण चंद्रमा के दिन हुआ, इसलिए अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन पड़ा। और राजा बीर साल के महल में, चूंकि हुमायूं जब भागा था अफगानिस्तान की ओर, काबुल की ओर, तो राजा अमरकोट में, सिंध अमरकोट में राजा बीर साल के घर में, वहीं पे अकबर ने जन्म लिया। हालांकि स्मिथ महोदय की किताब है अकबर द ग्रेट मुगल, उन्होंने बदरुद्दीन नाम से इनकार किया था कि बचपन का नाम बदरुद्दीन था। महामंगा जलाल के नाम से पुकारती थी अकबर को, और अकबर के शिक्षक के रूप में, बचपन में पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा, अब्दुल लतीफ को नियुक्त किया गया था उसके ट्यूटर के रूप में। अकबर की माता हम लोग चर्चा कर चुके, हमीदा बानो बेगम, जो हुमायूं की शिया पत्नी थी, उसी के कोख से हुआ था, और राजपूत माहौल में अकबर का जन्म हुआ था। तो प्रारंभिक 3 वर्ष, जन्म से प्रारंभिक 3 वर्ष अकबर अस्करी के संरक्षण में रहा। और हुमायूं और कामरान के बीच में जब कंधार को लेकर युद्ध चल रहा था, तो कामरान ने बालक अकबर को किले की दीवार से लटका दिया था। तो बाल्यावस्था में हम देखते हैं मोटे तौर पर अकबर गजनी और लाहौर का सूबेदार बनाया गया था इसके द्वारा, मिर्जा अबुल कासिम के द्वारा, और वह बैरम खां के देख रेख में था। जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, तब जाके 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर में अकबर की ताजपोशी होती है। उसका सबसे बड़ा दुश्मन, आप चले जाइए, आदिल शाह सूर का सेनापति हेमू था, और हेमू दिल्ली आगरा की तरफ बढ़ गया था कि पुनः फिर से मुगल सत्ता को उखाड़कर। तो अफगानों के सेनापति के रूप में हेमू एक हिंदू था, और अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। इस युद्ध में बैरम खां की बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से हेमू की पराजय होती है। हेमू की आंख में तीर लगता है, भाग्य बस पुनः, चूंकि मुगलों के भाग्य में सत्ता लिखी थी, भारत में, हिंदुस्तान में अस्थायित्व लिखा था, इसलिए फिर एक बार फिर बाबर की तरह मुगलों को भाग्य ने साथ दिया। इत्तेफाक, हेमू बहुत शक्तिशाली शासक था और अकबर उसके सामने कुछ नहीं था, लेकिन बैरम खान ने अपनी बुद्धिमत्ता से ताजपोशी कराई, अकबर को दोबारा गद्दी दिलाई। अकबर के मूल्यांकन, अकबर का शासनकाल अगर हम पूरे फेज को देखें, तो लगभग 58 वर्ष 6 महीने का शासनकाल है। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर का शासन है। उसके नीति को अगर हम लोग देखेंगे तो उसको 2-3 फेज में बांट कर देखना है। पहला अकबर का साम्राज्य विस्तार, उसमें भी हम लोग देखेंगे उसकी राजपूत नीति वगैरह क्या थी, धार्मिक नीति अकबर की क्या रही, प्रशासनिक नीति क्या रही। तो अकबर बहुत कम उम्र में, मोटे तौर पर 13 वर्ष 4 या 6 महीने की उम्र में शासक बना था। और जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी, तो उस अवसर पर, उस समय वह पंजाब में सिकंदर सूर से लड़ रहा था। तो एक छोटा बालक इसी के संरक्षण काल में बादशाह बना, और वह संरक्षण काल था 1556 से 1560 ईस्वी। बैरम खां का संरक्षण मिला, और बैरम खान ने मनमाने ढंग से शासन को चलाया। तो अगर मुगल, अकबर के पूर्व तक देखिएगा, अगर मुगल सेंट्रल केंद्रीय वजारत में जो मंत्री परिषद थे, तो वहां पे वजीर पद था। वजीर, अगर आप चले जाएं तो हनीफी परंपरा, अगर मैं इस्लामी विधि शास्त्र की बात कर रहा हूँ, हनीफी परंपरा में 2 तरह के वजीर हुए, वजीर तफवीद, वजीर तनफीज। वजीर तफवीद का अर्थ होता है असीमित विजारत, अनलिमिटेड विजारत, असीमित शक्ति का मालिक था। और मुगल काल में इस तरह का केवल एक ही वजीर हुए, वह था बैरम खां, जो कि असीम शक्ति को उपयोग किया। बादशाह का ही कह लीजिए, अकबर का संपूर्ण पावर जो था वेस्टेड, वो कहां था, बैरम खां में था। मनमाने ढंग से बैरम ने शत्रु को पराजित किया, सरकलम किया, बालक अकबर के सामने शत्रु को सर धड़ से अलग कर दिया। जो अकबर को डर लगता था, ब्लड के छींटे उसके मुंह पे पड़ते थे, वह नहीं चाहता था कि शत्रु को मार दिया जाए, लेकिन बैरम खान ने मनमाने ढंग से शासन चलाया। 4 वर्ष के बाद अकबर, आप देखिएगा कि 60 आते आते अकबर 18 वर्ष का हो गया, बाली हो गया, और बैरम खान से उगने लगा।
उसने अपनी इच्छा जाहिर की कि अब मुझे बैरम खां के संरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब ये एडल्ट हो गया हूँ, बालिग हो गया हूँ, मैं खुद अपनी समझ से शासन चलाता हूँ। इसमें उसको मदद मिली महामंगा से। महामंगा ने यह कमिटमेंट की, जो उसकी स्टेप मदर थी, धाई माँ थी, अपनी माँ से भी वह अधिक चाहता था महामंगा को। क्योंकि एक बार जब कामरान ने अकबर की जान लेने की कोशिश की, तो जहर बुझे तीर को महामंगा ने अपने बाजू पे लेकर अकबर की जान बचाई। तो अपनी माँ से भी ज्यादा अकबर महामंगा को, इसलिए उसको बड़ी अम्मी या बड़ी माँ का दर्जा देता। तो महामंगा वहां पे एक कुटिल महिला थी, चतुर चालाक महिला थी। उसने कमिटमेंट किया कि ठीक है, मैं जैसे जैसे आपको कह रही हूँ आप करते जाओ जलाल, आपको मैं बैरम खां के द्वारा जितने भी अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट थे, सेना जनरल थे, मिलिट्री जनरल थे, कोतवाल थे, सबको धीरे धीरे अकबर ने हटाना शुरू कर दिया। महामंगा के प्रभाव में आके अकबर ने दिल्ली के कोतवाल को बदल दिया। महामंगा का आदमी था शिहाबुद्दीन को कोतवाल बना दिया, उसके बेटा को बड़ी सूबेदारी दे दी। इस तरह की बातें होती हैं। तो बैरम खां इस बात को समझ गया कि अकबर से अब हमारे प्रभाव से बाहर है, और कहीं से उसको साह मिल रही है इस बात की। और 61 में तो स्पष्ट रूप से अकबर ने कह दिया कि अब आप खान बाबा बहुत थक गए हैं, तो आप मौला की राह में हज को कूच करें। अब आप मक्का तशरीफ ले जाएं और हज वज करें। अब शासन का कार्यभार आप छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे। और वो उनको फोर्सली भेजा गया हज पे। शायद उसके लिए कुछ प्लानिंग होगी, ये महामंगा ने कुछ इस तरह की गुप्त षड्यंत्र रची थी कि रास्ते में ही उनको निपटा दिया जाए। तो 61 में हज जाने क्रम में बैरम खां की हत्या करवा दी जाती, और बैरम खां की विधवा सुल्ताना बेगम, सलीमा सुल्ताना बेगम से अकबर विवाह करके उनके पुत्र इसको रहीम को संरक्षण देता। सलीमा सुल्ताना मोटे तौर पर हिमायू के भाई हिंदाल की ही बेटी थी और अकबर की चचेरी बहन थी। तो हुमायूं ने मुनीम खां के बाद बैरम खां को अकबर का संरक्षक, अतालिक अतालिक शब्द है फारसी में, जिसको हम लोग संरक्षक कहते बनाए। पहले मुनीम खां संरक्षक हुए, फिर बैरम खां उसके हुमायूं के संरक्षक, हुमायूं ने संरक्षक बनाया अकबर का। तो मोटे तौर पर 60 आते आते हम लोग देखते हैं कि अकबर बैरम खां के प्रभाव से मुक्त हो गया, और मुगल काल में जो वजीर था, अनलिमिटेड वजारत, वजीर तफवीज, वो समाप्त हो गया। और अकबर बैरम खां की महत्वाकांक्षा को देखते हुए वजीर पद को ही डिमोलिश कर दिया, और उसके बाद विजारत का स्वरूप नेचर लिमिटेड विजारत हो गया, जिसको हम वजीर तनफीज कहते हैं। तनफीज का मतलब लिमिट विचारक, सीमित शक्ति का मालिक। अब वह मनमाना काम नहीं कर सकता था, और वजीर पद को डिमोलिश करके दीवान का पद लाया गया। तो अकबर के बाद वाले में देख लीजिए, जितने मुजफ्फर खां हुए या जो भी आए, वो सब दीवान के रूप में आए, वो बैरम खां की तरफ शक्तिशाली नहीं थे। और वो मोटे तौर पर वजीरों में, मंत्रियों में प्रथम थे, समकक्ष में प्रथम थे, लेकिन अनलिमिटेड शक्ति का मालिक वो नहीं था। उनका मतलब शक्ति बैरम खां की तरह सीमित कर दी गई, विजारत का स्वरूप बदल दिया गया। 1561-62 के बाद हम लोग पाते हैं कि मुगल इतिहास में पर्दा शासन शुरू होता है। पर्दा शासन मोटे तौर पर इसको अंग्रेजी में हम लोग पेटीकोट गवर्नमेंट कह लें। तो अकबर जो ही महामंगा के प्रभाव में आता है, तो वह जो पीरियड है 61-62 का, उस पीरियड को हम लोग पेटीकोट गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, जिसमें महामंगा, जीजी अंगा, महामंगा को आप मुगल काल की पहले महिला वजीर कह सकते हैं, प्रधानमंत्री कह सकते हैं। अकबर की धाई माँ थी, एक दमदार वकील, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। और हुमायूं इन्हीं के संरक्षण में, चूंकि अकबर को छोड़कर ईरान चला गया था, ईरान के शासक तहमास्प की शरण में, इसीलिए महामंगा ने दूध भी अपना पिलाई, इसलिए वह माँ की तरफ प्रिय। 62 में हम लोग देखते हैं कि अकबर का एक अभियान हुआ था 1561 ईस्वी में, मालवा अभियान। मालवा अभियान बाज बहादुर के खिलाफ हुआ था। अपने रानी रूपमती और बाज बहादुर के प्रेम के किस्से सुने होंगे। और इस अभियान का सेनापति था अधम खां, जो महामंगा का बड़ा बेटा था, उम्र में अकबर से बड़ा था। अधम खां के साथ जो सह सेना नायक के रूप में पीर मोहम्मद थे। तो मालवा अभियान में बाज बहादुर पराजित हुआ, मारा गया, और मालवा पर अधम खां का अधिकार हो गया। तो
महामंगा ने अधम खां को मालवा का सूबेदार नियुक्त करवा दिया और अधम ने जमकर मालवा में लूटपाट किया। और युद्ध में जितने भी खर्च हुए उसका कोई हिसाब नहीं, जितना उसने शाही हाथी लिया उस सब का कोई हिसाब नहीं। वह इतना अहंकारी था कि अपने आप को अकबर से ऊपर समझता था अधम। उसका मानना था कि अकबर मेरे भरोसे ही शासन चला रहा है, मेरी माँ के भरोसे, अगर मेरी माँ नहीं होती तो तुम्हें शासन चलाने का क्या अक्ल था। इस तरह की बातें अधम खां किया करता था। तो मालवा में जमकर इसने लूटपाट मचाया, बदमनी का माहौल कायम कर दिया। तो जीजी अंगा के पति थे शमसुद्दीन अटका खां साहब। अटका खां हम लोग कह सकते हैं सेंट्रल ऑडिटर जनरल थे, कैग, जो अभी पूरे सरकार की ऑडिट होती है, तो पूरे साम्राज्य के ऑडिट करने के लिए शमसुद्दीन अटका खां थे। और उनके परिवार को ही अटका खेल कहा गया। अटका खेल एक टर्म्स है, ये क्या है, जो जीजी अंगा, उनका बच्चे बच्चियां और शमसुद्दीन, ये परिवार पूरा अटका खेल, जो अकबर के प्रशासनिक सहायता के लिए था, इसको अटका खेल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो शमसुद्दीन अटका खां और दीवान टोडरमल साहब आ चुके थे अकबर की सेवा में, कोई बड़ा पोस्ट होल्ड नहीं, टेक होल्डर नहीं थे, बट वो सेवा में थे। इन लोगों ने ऑडिट किया कि मालवा में अधम ने लूट का बाजार गर्म कर दिया। तो अब ये रिपोर्ट बादशाह के पास जानी थी। इसके पहले अधम खां आके उनको, शमसुद्दीन अटका खां साहब को धमकाते हैं कि मालवा का जो भी मामला है उसको आप न्यूट्रलाइज कीजिए, खत्म कीजिए। तो उन्होंने कहा कि एक तो जलाल तुमको अपना बड़ा भाई समझता है, कम से कम इसका तो लिहाज करो, जो तुम ये गलत कर रहे हो, गबन कर रहे हो, घोटाला कर रहे हो। बाज बहादुर की हरम की बहुत सुंदर सुंदर लड़कियों को गायब कर दिया, उनके साथ व्यभिचार किया। ये सब बातें जब आई तो इसी से बचने के लिए अधम खान ने वो पूरी जो कचहरी थी रॉयल ट्रेजरी में जाके, पहले तो उसने डराया अटका खां साहब को, जब वो नहीं माने तो उनकी हत्या कर दी। ये बातें अकबर को बड़ा नागवार गुजरी कि भाई मेरे पिता वालिद के तुल्य थे, आपने उसकी हत्या कर दी, क्यों करी। और नंगी तलवार लेकर हरम में घुस गया कि आज अकबर को ही हम समाप्त कर देते। आपने देखी होगी जोधा अकबर मूवी, किस तरह से अधम खां को 3 बार छत से सर के बल फेंका गया जब तक कि वह मर नहीं गया। तो महामंगा का पुत्र समाप्त हुआ अधम खां, और उसी के शोक में 40-42 दिन के बाद हम पाते हैं कि महामंगा भी चली गई। बहुत सारी डिस्प्यूट है, राजपूत लेडी जो उसकी रॉयल लेडी थी हरकाबाई, उसके साथ भी महामंगा का बहुत डिस्प्यूट था। मूवी में अलग अलग तरह से परोसा गया। उन सब बातों को हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं। अकबर के विजय अभियान 61 में, मालवा के बाद 62 अभियान होता है चुनार। सेनापति अब्दुल्ला खान ने अफगानों को अंतिम रूप से चुनार से परास्त करके वहां पे मुगल सूबेदार अपॉइंट किया। 64 का अभियान गोंडवाना रानी दुर्गावती के खिलाफ हुआ था, जो कि अपने नाबालिग पुत्र वीर नारायण के संरक्षिका के रूप में लड़ी थी और युद्ध भूमि में मारी गई। सेनापति आसफ खान ने इसको लीड किया था। 1562 में आमेर आमिर ने अधीनता स्वीकार कर ली और भारमल की पुत्री, सभी लोग जोधाबाई कहते हैं, मैं नहीं कहूंगा, मैं चूंकि इतिहास में मेरे पास जो सोर्स है उस आधार पर हम इसको बाई हरका या हरकाबाई कह सकते हैं। और अकबर के राजपूत पत्नी के रूप में मुगल हरम आई। बहुत सारे सोर्स हैं, बी.एस. भार्गव की किताब है हिस्ट्री ऑफ राजपूताना, वो कहते हैं कि हरका, इसके भारमल के अनपुत्री का नाम ज्ञात है, संभवतः हरकाबाई नाम था। कहीं से जोधा, जोधा शब्द ही अलग है, वो जोधपुर की रियासत के लिए आई है। जोधपुर की राजकुमारी का विवाह सलीम के साथ हुआ था, इस नाते जोधा अकबर की डॉटर इन लॉ होनी चाहिए, ना कि। तो 62 में पहली राजपूत पत्नी मुगल हरम में आती है। इसके पीछे भी कोई इस तरह की कहानी थी। अकबर ये अजमेर के रास्ते में हज पर था, रास्ते में बार बार राहगीरों को लूट लिया जाता था। तो अकबर इस तरह का क्वेरी करता, भाई किसके अधीन आमेर है, तो पता चला भारमल। तो भारमल साहब कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, तो कहा वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं। क्योंकि अकबर की एक स्टेप बहन थी बक्सी बानो, सौतेली बहन, और बक्सी बानो का पति सरफुद्दीन संजोग से गुजरात का गवर्नर था। वो बार बार आमेर पर चढ़ाई करके ये धमकी देता था कि अपनी पुत्री का विवाह हमसे कर दो, नहीं तो हम उसके इज्जत को खराब कर देंगे। इस तरह के टर्मोलॉजी को उसने यूज किया, गंदी हरकतें करने का प्रयास किया। इससे बचने के लिए भारमल साहब अकबर की शरण में जाते, अपनी पाग उतार कर कहा कि सताताई से तो बढ़िया कि बादशाह मेरी पुत्री से विवाह कर ले। तो अबुल फजल बेनी प्रसाद कहते हैं कि यह शादी जो थी यह नेसेसिटी की उपज थी, नैसर्गिक उपज थी।
भारमल को अपनी पुत्री की सुरक्षा चाहिए थी, इसलिए वो अकबर के शरण में चला गया। और अबुल फजल ने आईने अकबरी में स्पष्ट लिखा है कि ये प्रस्ताव राजा भारमल की तरफ से लाए गए थे, ना कि अकबर की तरफ। और आपको पता ही होगा कि जब वो अकबर ये भी कहता है कि अपनी पुत्री से पूछ लीजिए कुछ ये रिश्ता मंजूर है या नहीं है, तो वो कहती है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी दो शर्तें, मेरा धर्म परिवर्तन ना किया जाए और मुझे कृष्ण मंदिर साथ में ले जाने की इजाजत दी जाए। इसलिए आप देखिएगा कि आगरा में भजन भी हो रहा है, कृष्ण के भजन भी बज रहे हैं आगरा के किले में। आगे इसकी चर्चा हम लोग धार्मिक रीति में करेंगे। 62 में अकबर का अभियान मेरता के खिलाफ हुआ था। जयमल जयमल पराजित होकर मारा गया। सेनापति सरफुद्दीन और अकबर की बहन बख्शी बानो का पति था सरफुद्दीन। 1568 में मेवाड़ राणा उदय सिंह कभी भी अकबर के सामने सरेंडर नहीं किया, वह मुगलों को मलेच्छ कहता था। और स्वयं महाराणा प्रताप के खिलाफ आप देखिएगा कि अकबर स्वयं अभियान किया है। राजा मान सिंह करता है, आसफ खां करता है। अगर हमको याद रखनी है कि अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल अकबर ने भेजा था। चारों शिष्टमंडल फेल्योर हो गया क्योंकि महाराणा प्रताप समझने वाले नहीं। तो उसका जेएमबीटी, एक ट्रिक मैं दे रहा हूं, जेएमबीटी, जे फॉर जलाल खां, नवंबर 1572 ईस्वी में अकबर की तरफ से भेजा गया महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। एक डेलीगेशन फेल हो गया। दूसरा एम फॉर राजा मान सिंह, जून 1573 ईस्वी में भेजा गया अकबर के द्वारा कि आप समझाइए, आप राजपूताना के राजा हैं, हो सकता है आपकी बात को समझ जाए। महाराणा प्रताप ने उससे मिलने से इनकार कर दिया और महाराणा प्रताप के साथ बैठकर भोजन तक नहीं किया। हालांकि अपने पुत्र को भेजा, करण सिंह को, अमर सिंह को, जाओ उसको किसी तरह रिसीव कर लो। तो जब महाराणा मान सिंह के साथ महाराणा प्रताप ने बुरा बर्ताव किया, तब मान सिंह ने एक तरह से हल्के में उनको धमकी देने, अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी। इस पर महाराणा प्रताप का जवाब था, अगर अपने बल पर आए हो तो अभी दो दो हाथ कर ले, और अगर अपने फूफा अकबर के बल पे दम पे आए हो तो जब तुम्हें जी चाहे, जहां जी चाहे आके ऑन स्पॉट फैसला कर सकते। तीसरा फिर आया था, चौथा डेलीगेशन आया था, जेएमबीटी, मैंने कहा जे फॉर जलाल खां, एम फॉर राजा मान सिंह और बी फॉर भगवान दास। भगवान दास मान सिंह के रिश्ते में चाचा थे। सितंबर 1573 ईस्वी में भगवान दास भी आके महाराणा प्रताप को समझाने का प्रयास किए। और अंतिम डेलीगेशन टी फॉर दीवान टोडरमल साहब दिसंबर 1573 ईस्वी में आए थे अकबर को समझाने के लिए, लेकिन सफलता नहीं मिली। परिणाम, हल्दी घाटी की लड़ाई हुई 18 जून 1576 ईस्वी को। हल्दी घाटी, मिट्टी चूंकि रंग चूंकि हल्दी के समान पीला था, इसलिए हल्दी घाटी। रिजल्ट, ना इस युद्ध को अकबर जीत सका, ना राणा हारा। नैतिक रूप से भले अकबर को जीत, आप मान लीजिए कि महाराणा प्रताप जिला बदर, मतलब अपने मूल वतन से बदर हो गए, लेकिन अगर किसी की जीत हुई नैतिक रूप से, तो वो महाराणा प्रताप। अकबर भले, आज अब देखिए विवाद है, कंट्रोवर्सी, इस युद्ध का निर्णय परिणाम जो है अनिर्णित रहा। महाराणा प्रताप ने सरेंडर नहीं किया, जगह छोड़ दिए। वो मुगलों का मान लीजिए चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है कुछ क्षण के लिए, बार बार महाराणा प्रताप चित्तौड़ को छुड़ाने का प्रयास करते, लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णित रहा। इसीलिए मैंने कहा, ना अकबर जीत सका, ना राणा हारे। अगर शारीरिक रूप से अकबर की विजय हुई तो नैतिक रूप से महाराणा की विजय हुई। लेकिन आज अब वर्तमान सरकार ने इतिहास को लिखा, क्योंकि महाराणा प्रताप युद्ध हार नहीं सकते हैं। अभी हाल में हिस्ट्री राइटिंग्स का ट्रेंड चला है, जो जितने भी आ रहे हैं हमारे दक्षिणपंथी स्कूल्स, वो लोग स्थापित करने में लगे हैं कि 444 वर्ष के बाद महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध जीता था, ना कि अकबर। चूंकि हमें अकबर को नीचा दिखाना था, महाराणा प्रताप को ऊंचा दिखाना हिंदुओं के। अरे महाराणा प्रताप ने कौन सी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, वो तो मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे। मुगल कहाँ के थे, इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में अकबर पैदा हुआ। यह कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, यह कोई धार्मिक लड़ाई नहीं, ये वर्चस्व की लड़ाई थी। अकबर की राजपूत नीति में एक नीति थी, युद्ध नीति। महाराणा ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की, बदले में उसने युद्ध किया। एक टेरिटोरी पर अधिपत्य के लिए यह लड़ाई लड़ी गई। अगर यह हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती तो महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खां सूर होता, जो शेरशाह सूरी का पोता था। वो अकबर से बदला लेने के लिए हल्दी घाटी के युद्ध में उसने सेनापति बनना स्वीकार कर लिया।
और अगर ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती तो क्या अकबर का सेनापति मान सिंह युद्ध करते? मुगल सेना का रक्त नहीं बहा हल्दी घाटी की लड़ाई में, राजपूतों का रक्त बहा। इसीलिए हल्दी घाटी का युद्ध राजपूतों के लिए कलंक का दिन था, और यह युद्ध महाभारत की तरफ विनाशकारी हुआ। मरने वाले भी राजपूत थे, मारने वाले भी राजपूत थे। एक तरफ पिता लड़ रहा था, दूसरी तरफ पुत्र लड़ रहा था। एक तरफ चाचा लड़ रहा था, एक तरफ भतीजा लड़ रहा था। राजपूत एक दूसरे के खून के प्यासे थे, और आसफ खां मुगल सेना की टुकड़ी के साथ दूर खड़ा अट्टहास लड़ा रहा था, क्योंकि अकबर की तरफ से दूसरा सेनापति आसफ खां था, और वह अट्टहास लगा रहा था कि देखो इन काफिरों को, आज एक दूसरे की जान के प्यासे हैं। तो हल्दी घाटी की लड़ाई राजपूतों के लिए कलंक का दिन था, इसे हम गौरवान्वित नहीं कर सकते। अकबर का सेनापति राजा मान सिंह, महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान सूरी। बाद में हम देखते हैं 1597 में जब राणा की मृत्यु हो जाती है, तो अकबर के लिए एक प्रश्न ये है कि वह विजय अभियान जो अकबर अपने जीते जी पूरा नहीं कर सका, हुआ था मेवाड़ विजय। मेवाड़ विजय का स्वप्न दिल में लिए अकबर कब्र में दफन हो। यह सफलता सलीम को हाथ लगी। फिर 3 अभियान होता है, 1608 में, 1612-13 में। फाइनली अमर सिंह का पुत्र, आप देखिए अमर सिंह सरेंडर करते हैं जहांगीर के समय में। आगरा के किले में अमर सिंह द्वार है। कर्ण सिंह को सूबेदारी दी जाती है जो उसका बेटा था। इस तरह की बातें फाइनल। अकबर मेवाड़ को नहीं जीत सका। 1569 ईस्वी में कालिंजर अभियान होता है अकबर का रामचंद्र के विरुद्ध। उसके सेनापति मजनू काक थे, काकसा, मजनू शाह और काकसा। 1570 ईस्वी में मारवाड़ अभियान हुआ रावचंद्र सेन के खिलाफ। 1570 में जैसलमेर अभियान होता है रावल हरि राय के खिलाफ। जैसलमेर के साथ अकबर का वैवाहिक संबंध हुआ। एक पत्नी, राजपूत पत्नी जैसलमेर से भी अकबर के हरम में आती है। 1570 में बीकानेर में बीकानेर के शासक कल्याणमल के खिलाफ हुआ। कल्याणमल की पुत्री भी मुगल हरम में आती है अकबर की पत्नी बनकर। 1571 में अकबर का गुजरात अभियान हुआ। पहली बार अकबर ने समुद्र का दर्शन किया, और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही हम लोग देखते हैं फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। 1574-76 बिहार और बंगाल फतह हुआ था अकबर के समय में। सेनापति दाऊद खां और मुनीम खां था, और मुनीम खां को बिहार का गवर्नर भी बनाया जाता है। तो पहली बार 1576 ईस्वी में अकबर ने बिहार को बंगाल से स्वतंत्र सूबा कर दिया। 15 से सूबा की संख्या 12 से 16 हो जाती है, 15 से 16 हो जाती है। पहले 12 सूबा था, कश्मीर, बिहार, खानदेश, ये अलग सूबा घोषित कर दिया जाता है। 1576 में सुरजनहारा के खिलाफ रणथंभौर अभियान हुआ। इसके सेनापति भगवान दास थे। 1581 में अकबर ने काबुल जीता। हकीम मिर्जा सेनापति था हकीम मिर्जा के खिलाफ, और मान सिंह और अकबर स्वयं इस अभियान में शामिल था। 1586 में अकबर ने कश्मीर अभियान किया यूसुफ खां और याकूब खां के विरुद्ध में, और मोटे तौर पर मान सिंह और कासिम खां इसके सेनापति थे। सिंध अभियान हुआ था अकबर का 1591 ईस्वी में। जानी बेग के खिलाफ अब्दुल रहीम खान खाना सेनापति थे। 1590-91 में उड़ीसा अभियान हुआ था अकबर का निसार खां के विरुद्ध। राजा मान सिंह सेनापति बनाए गए थे। बिहार, बंगाल, उड़ीसा का सेना ये प्रभार मान सिंह को मिला था एज ए गवर्नर के रूप में। और आप देखिएगा कि भागलपुर से आगे राजमहल, जो साहबगंज राजमहल के समीप में 2 क्षेत्र अभी भी है मौजूद। मानसिंह का किला है जिसको हम लोग मानगंज या बदलूगंज कहते हैं। तो मानसिंह मोटे तौर पर वहां पे मुगल राजधानी को स्थापित करने में सफल हुआ, और मानसिंह का बेटा कुछ दिनों के लिए जगत सिंह पटना का गवर्नर बनाया गया। मानसिंह ने वहां से अपना वैवाहिक संबंध भी हुआ। गिद्धौर स्टेट जमुई में उन्होंने अपने भाई की शादी की थी मानसिंह ने, और एक तरह से गिद्धौर के साथ उनका ये वैवाहिक संबंध होता है, संविधाना कायम होता है। 1595 ईस्वी में बलूचिस्तान पन्नी अफगान के विरुद्ध में हुआ था अकबर का यह अभियान, और मीर मासूम सेनापति थे। 1595 में कंधार, मुजफ्फर हुसैन और शाह बेग के नेतृत्व में अभियान हुआ। अब इधर छोड़ दीजिए, हम लोग दक्षिण भारत अभियान में देखें तो पहला अभियान दक्षिण भारत में अकबर का हुआ था 1591 ईस्वी में खानदेश के खिलाफ। खानदेश अली खान के विरुद्ध में, और खानदेश को मोटे तौर पर हम लोग दक्षिण का द्वार कहते हैं, और उसका नाम बदल के अकबर ने धनदेसा रखा था। 1599 ईस्वी में दौलताबाद, जो अहमदनगर चांद बीबी के खिलाफ हुआ था।
इसको लीड किया था मुगल सेना को मुराद और अब्दुल रहीम खान खाना ने। अकबर स्वयं भी था इस अभियान में। 1600 में अहमदनगर अभियान हुआ था अकबर का। चांद बीबी युद्ध भूमि में मारी गई। नेतृत्व बहादुर शाह के द्वारा किया गया था। और अहमदनगर के विरुद्ध युद्ध में खान देश के शासक अली खां मुगलों की ओर से लड़ा था। और अकबर का अंतिम अभियान हुआ था असीरगढ़ के खिलाफ। असीरगढ़ में आप देखिएगा मीरन बहादुर, और यह अकबर का अंतिम अभियान था। असीरगढ़ के बाद अकबर का कोई अभियान नहीं हुआ। 1602 के बाद अकबर का स्वास्थ्य गिरना शुरू होता है और 1605 ईस्वी में हम लोग देखते हैं कि उसकी डेथ हो जाती है। शायद इसी क्रम में ये अबुल फजल की हत्या करवा दी गई जहांगीर के द्वारा, बीर सिंह बुंदेला के द्वारा। और इस वजह से अकबर बहुत ही व्यथित हुआ अपने मित्र के जाने से। एक परम मित्र के रूप में अबुल फजल था, और वहीं से उसका स्वास्थ्य डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है। और 1605 में हम लोग अकबर कालीन महत्वपूर्ण कार्य के रूप में अगर हम लोग देखें तो हरमदल, पर्दा शासन या पेटीकोट गवर्नमेंट से मुक्ति मिल गई अकबर को 1662 ईस्वी में। अभी मैंने कहा कि हरमदल में कौन सब था, ये धाई महामंगा, उसका पुत्र अधम था, उसकी पुत्री जीजी अंगा, इस तरह की। दास प्रथा का अंत अकबर के समय में 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा महसूल, जो हम लोगों को पिलग्रिमेज टैक्स था, बनारस मथुरा काशी जाने में जो कर लगता था, प्रयाग बनारस आदि तीर्थ, उस तीर्थ यात्रा महसूल को अकबर ने 1562 ईस्वी में डिमोलिश किया। जजिया की समाप्ति 1564 ईस्वी में। जजिया को हटाना उस समय तत्कालीन भारत में एक बड़ा माइल स्टोन था और एक बड़ा रेवेन्यू का लॉसेस था। उस समय कहा गया कि अकबर को लगभग 2.5 करोड़ दाम का 250 करोड़ के आसपास दाम रेवेन्यू लॉसेस हुआ। तो एक क्रांतिकारी कदम था जजिया को हटाया जाना, और यह मुगल इतिहास में बड़ा ही एक निर्णायक साबित हुआ, क्योंकि पूरे दिल्ली सल्तनत में, यहाँ तक कि अकबर के पितामह और पिता के समय में भी जजिया वसूला गया। राजधानी परिवर्तन फतेहपुर सिकरी किया गया। 1571 से 1586 तक अकबर की राजधानी फतेहपुर सिकरी रही थी। इसका डिजाइन बहादुर ने तैयार किया था। फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना की स्थापना हुई 1575 ईस्वी में। इबादत खाना, इसको हम लोग प्रे हाउस या प्रार्थना घर कह सकते हैं। प्रारंभ में यह केवल इस्लाम के बिलीवर्स के लिए बना था, लेकिन जब इस्लाम के अनुयायियों में मारपीट हो गई, डिस्टर्बेंस हुए, तो अकबर ने इबादत खाना का द्वार सभी धर्मों के लिए उसमें प्रवेश डाल दिया, उसको धर्म संसद बना दिया। 1578 ईस्वी में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हो गया। उसके बाद वह सभी धर्मावलंबियों को बुलाकर उसको उसने सुनना शुरू कर दिया। महजर की घोषणा, महजर 1579 ईस्वी में लाया गया था। इसको एक तरह से हम लोग कह सकते हैं अमोघत्व की घोषणा, इनफेलिबिलिटी डिक्री, ठीक है। और भ्रांत आज्ञा पत्र। तो महजर क्या था, देखा कि सारे मुसलमान जो धर्माचार्य थे, जितने भी अमीर उलेमा थे, वो अपने में भीड़ गए। तो उन्होंने कुरान की प्रति फट गई, तलवारें खींच गई, क्रोध से नसें तन गई। अकबर को बहुत बुरा लगा। उसके सामने में इबादत खाना में ये बातें हुई थी। उसी समय उसने उस पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया, आगरा के जामा मस्जिद के शाही इमाम को बर्खास्त किया, और उसने अल्लाह अकबर के नाम से खुतबा पढ़ाया, अपने आप को इस्लाम का इमाम आदिल घोषित कर दिया कि आज से हम ही इस्लाम के हेड हैं, आज से जो भी रिलीजियस डिस्प्यूट होगा उसका अंतिम निर्णय हम ही के द्वारा किया जाएगा। तो 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा होती है। आगे धार्मिक नीति में हम लोग इसको समझेंगे। दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में, और मोटे तौर पर दीन इलाही को हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय के बीच में दूरी को कम करने के लिए लाया गया। दीन इलाही का अबुल फजल जो अनेकवरी में नाम देता है, सरकारी नाम, उसका नाम था तौहीद इलाही, और इसका प्रधान पुरोहित अकबर स्वयं था। और इसका प्रथम और अंतिम हिंदू बीरबल था, जिसने दीन इलाही को स्वीकार किया। दीन इलाही मानने वाले कुल बिलीवर्स की संख्या 72 रही, अकबर के जीवन काल में ही समाप्त हुआ। दारा दीन इलाही को मानने वाला था। अगर दारा बादशाह बनता शाहजहां के बेटे के रूप में, तो शायद दीन इलाही का स्वरूप कुछ और होता। इलाही संवत 1583 ईस्वी में चलाया गया, और इस अवसर पर पशु वध निषेध कर दिया गया। जितने भी शाही मतवक थे, शाही भोजनालय थे, वहां पे गौ मांस सबको प्रतिबंधित कर दिया गया। मोर के शिकार पे रोक लगा दी गई। जो भगवान कृष्ण को प्रिय थे, मोर, पीकॉक, इन सबको डिस्टर्ब कर रोक लगा दी।
लाहौर राजधानी परिवर्तन हुआ था अकबर के समय में 1585 ईस्वी में। आईने दहसाला लाया गया था दीवान टोडरमल साहब के द्वारा 1580 ईस्वी में। 10 साल के लिए कानून, यानी 10 साल के औसत रेशियो के आधार पर लगान को निर्धारित किया जाना आईने दहसाला का प्रमुख भाग। 1605 ईस्वी में हम लोग देखते हैं कि अकबर की मृत्यु हो जाती है। मोटे तौर पर हम लोग पेचिश डायरिया या अतिसार से अकबर की मृत्यु हो गई। एक बात छूटी, मनसबदारी प्रथा याद रखिएगा 1573-74 में लाया गया था गुजरात विजय के बाद। और मनसबदारी प्रथा की प्रेरणा अकबर को अब्बा सईद से प्राप्त हुआ था। और 1575-76 में अकबर ने संपूर्ण मुगल साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित, और जब दक्षिण विजय किया तब सूबों की संख्या बढ़कर 15 हो गई। अकबर के काल में बहुत सारे निर्माण कार्य हुए थे, कंस्ट्रक्शन हुए थे जो शाहजहां से बिल्कुल इतर हैं। वहां पे लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग है। अकबर के समय की जो शाहजहां की तरह दूधिया संगमरमर का प्रयोग नहीं किया गया था। बुलंद दरवाजा 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। फतेहपुर सिकरी का निर्माण 1571-1586 ईस्वी में। और फतेहपुर सिकरी में आप चले जाए, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती का मजार, सलीम का महल, जोधाबाई का महल, बीरबल महल, दीवाने आम, दीवाने खास, पंच महल, बहुत सारे एक्सेट्रा इमारत बनाए। आगरा का किला 1565 से 1573 के बीच बना है। अमर सिंह द्वार, उसका एक महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह की वीरता से प्रभावित होकर उसके नाम पे रखा गया। और जयमल पत्ता, जो लड़ते लड़ते मुगल सेना के विरुद्ध शहीद हुए थे, जयमल पत्ता की तस्वीर लगाई गई, मूर्ति लगाई गई आगरा के किले पे। लाहौर का किला 1565 ईस्वी में। अजमेर का किला 1570 ईस्वी में। अटक का किला 1581 ईस्वी में। इलाहाबाद का किला 1585 ईस्वी में। बहुत बड़ा विवाद इलाहाबाद के नाम पर अभी हाल में 2-4 साल के अंतराल में उसका नाम बदल के प्रयागराज किया गया। अकबर ने नाम रखा था इलाहाबाद। इलाहाबाद नहीं था अकबर के समय में, बेसिकली इसका नाम था इलाहाबास, इलाही बास। इलाही मतलब ईश्वर, ईश्वर मतलब सिर्फ इस्लाम के ईश्वर नहीं, सभी धर्मों के। चूंकि प्रयागराज सभी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ था, इस आशय से अकबर ने चूंकि ईश्वर के निवास स्थान के आधार पर उसको फारसी नाम इलाही बास का नाम दिया। और बाद में आप देखिएगा कि शाहजहां के समय में इलाही बास या इलाहाबास अपभ्रंश रूप से इलाहाबाद हो जाता है। तो अकबर ने किसी भी प्रयागराज के क्षेत्र को डिस्टर्ब नहीं किया था, बल्कि उसने जमुना नदी के किनारे में एक किले का फोर्टिफाइड किया और उसका नाम रखा था इलाहीबाद। तो मोटे तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि इलाहाबाद के किले का भी निर्माण अकबर ने। अबुल फजल कहता है कि अकबर अपने आप में बहुत बड़ा इंजीनियर, जितना कि हुमायूं सबसे अधिक पढ़ा लिखा था उतना ही अंगूठा छाप निरक्षर बादशाह अकबर था। लेकिन जब उसके आप देखेंगे उसके द्वारा किए गए कार्यों को, तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि यह ऐसा निरक्षर बादशाह था जिसके लिए कालाक्षर भैंस के बराबर। प्रतिदिन वो अपने दिमाग में इंजीनियरिंग, वो नक्शा डिजाइन करते रहता था। तो अकबर के समय में जितने भी किले बने हैं, मोटे तौर पर अबुल फजल कहता है कि सारा डिजाइन अकबर ने ही अपने दिमाग के खाके में तैयार कर लिया था। बाद में उसको कारीगरों ने अमली जमा बनाया, पत्थर ईट गारे उसमें भरे। अकबर के नवरत्न में हम लोग जानते हैं 9 नवरत्न थे। तान मान वीर फौजी हटो रहीम फजल मुल्ला। मैंने एक संक्षिप्त में, तान फॉर मियाँ तानसेन, मान फॉर राजा मान सिंह, वीर फॉर बीरबल, फौजी फॉर फैजी, हटो में 2 हो गया, व से हकीम हुमाम, टॉ से टोडरमल, रहीम फॉर अब्दुल रहीम खान खाना, फजल फॉर अबुल फजल, और मुल्ला फॉर मुल्ला 2 किया जाए। 9 नवरत्न में मियाँ तानसेन गायन में विरासत, तरह तरह की गायन शैली के जन्मदाता। राजा मानसिंह सेनापति भी थे, अकबर के प्रमुख सप्पा सलार थे। बीरबल पीएमओ के प्रमुख सलाहकार थे अकबर के। फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई था, थोड़ी कट्टरता थी, वो अकबर का के खिलाफ वो दमन करते रहता था। इस वजह से बाद में अकबर ने इनको भी जबरदस्ती मक्का हज पर भेजा। हकीम हुमाम शिक्षक थे। टोडरमल साहब वजीरे खजाना थे। अब्दुल रहीम खान खाना कवि भी थे, सेनापति भी थे, और इनको मेजर युद्ध अभियान पे भी भेजा गया था और खान खाना की उपाधि दी गई थी अहमदनगर अभियान के, अहमदनगर बीजापुर गोलकुंडा अभियान के क्रम में। अबुल फजल कवि भी थे, सेनापति थे। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने में अबुल फजल को सफलता मिली थी। बाद में हत्या जहांगीर ने करवा दी। जहांगीर को लगता था कि मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़काने वाला इकलौता शख्स है अबुल फजल, इसीलिए उसने एक ये भाड़े का किलर रखा, शूटर रखा और उसको मरवा दिया रास्ते में।
मुल्ला दो प्याजा शिक्षक थे, सलाहकार थे, इस तरह की बात। मियां तानसेन में याद रखनी है कि कंठ विलास भरण की उपाधि अकबर ने दी थी, और ये अकबर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था। कहा जाता है जब तानसेन साहब गाते थे तो ये दीप जल जाते थे। मानसिंह प्रमुख सेनापति थे। अबुल फजल की बात मैंने की थी। बागपट्टा हाजिर हाजिर दवाबी, और सॉरी यूसुफ जाही के विद्रोह को दबाते हुए बीरबल मारा गया। मैंने अबुल फजल में यूसुफ जाही विद्रोह। फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई था। खान खाना कवि भी थे, सेनापति भी थे। 1584 ईस्वी में गुजरात विद्रोह को दबाने के कारण अकबर ने इनको खान खाना की उपाधि दी, तभी से ये अब्दुल रहीम खान खाना हो गए। टोडरमल साहब 1582 में आईने दसाला को लाया। तो मुगल इतिहास में आईने दसाला के प्रणेता के रूप में हम लोग इनको पाते हैं, टोडरमल साहब को पाते हैं। हकीम हुमाम, शेख अबुल फजल दरबारी कवि, आईने अकबरी अकबरनामा के लेखक। 1602 में सलीम के द्वारा दक्षिण से जब आगरा वापस आ रहे थे हत्या हो गई। अकबर के काल का प्रमुख सूफी संत में शेख सलीम चिश्ती, जिनके नाम पर अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। फतेहपुर सीकरी में उनके ये मकबरे को तामीर किया गया अकबर के द्वारा। अकबर कालीन प्रमुख चित्रकार में हम लोग ख्वाजा अब्दुल समद को पाते हैं। सैयद मीर अली बसावन, अकबर कालीन सर्वोत्कृष्ट चित्रकार बसावन। साहित्यकार में हम लोग तीन चार नाम जान ही थे। अबुल फजल, आईने अकबरी अकबरनामा, अब्दुल कादिर बदायनी, मुंतखाब उल तवारीख, निजामुद्दीन अहमद, तबकाते अकबरी। अकबर के द्वारा किसको क्या उपाधि दी गई, चाहे डिफरेंट क्षेत्र में अलग अलग जो दक्ष लोग थे उनको अलग अलग उपाधियां दी गई। तो जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी। बीरबल को कवि प्रिया की उपाधि दी, कवि प्रिया या कविराय की उपाधि दी। नरहरि को महापात्र की उपाधि दी। ख्वाजा अब्दुल समद जो प्रसिद्ध चित्रकार थे अकबर कालीन, उनको सीरी कलम की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दी गई थी। अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी गई। कुंवर मान सिंह को राजा की उपाधि दी गई, तो राजा मान सिंह हो गए। अकबर के समय में मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी, फारसी थी। लेकिन आप देखिए अकबर अनुवाद विभाग को स्थापित करता है। जितने भी दुर्लभ ग्रंथ टेक्स्ट मिले, अकबर ने यह प्रयास किया इसको अनुवाद करा के फारसी में लाया जाए, या फारसी से अनुवाद करके अन्य भाषा में भी उसका ट्रांसलेट किया जाए। तो मोटे तौर पर हम कहते हैं कि अकबर का जो समय था मुगल काल में, वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। गोस्वामी तुलसीदास ने लिटरेचर की बहुत विस्तृत चर्चा की है। अकबर जहांगीर के समकालीन थे। गियर्सन गियर्सन एक जर्मन आलोचक, वो लिखते हैं कि बुद्ध के बाद सबसे बड़े समन्वयकारी अगर हुए तो तुलसीदास हुए, जो कि मध्यकाल में समन्वय लाने का प्रयास किया। हिंदू धर्म में बहुत सारे कल्ट थे, सब में डिफरेंसेस था। दक्षिण भारत में चले जाइए, शैव वैष्णव में संघर्ष है, जिसको हम लोग नैनार अलवार कहते हैं। इन शैव और वैष्णव में संघर्ष अपने में हो रहा है। अब देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच समन्वय लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो शिव के अनुयायी वो लड़ रहे हैं, विष्णु के अनुयायी लड़ रहे हैं। रामचरितमानस में आप देखिएगा कि तुलसीदास जी एक जगह पे लिखते हैं या कहलवाते हैं, शिवद्रोही ममदास कहावा। राम के मुंह से कहलवाते हैं कि जो शिव का शत्रु है वो मेरा शत्रु। लंका विजय होता है, राम को कहते हैं कि आप जब तक शिव की पूजा नहीं करेंगे तो आपको सेतु का निर्माण नहीं होगा। तो रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना कर, जब राम शिव की पूजा करते हैं तो शिव वहां से आह्लादित होकर वो राम की पूजा करते हैं। इस तरह से समन्वय स्थापित करने का एक प्रयास था। तुलसी मध्य काल में हम लोग तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी से बड़े कोई समन्वयकारी नहीं। अकबर के काल के प्रमुख गायक के रूप में अगर याद रखनी है, तीन दो बातें याद रखिएगा। बैंड बाजा बारात, बैंड फॉर बैजू बावरा, बाजा बाज बहादुर, रा फॉर रामदास, और ता फॉर मियां तानसेन। तानसेन में देखिए वो मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर के थे। ध्रुपद गायन शैली, मियां की तोरी, राग मल्हार, बहुत तरह के गायन शैली का। दीप जल उठते थे उनके गाने से, कौन सी शैली होगी उनकी। और अकबर स्वयं संगीतज्ञ था। मृदंग एक तरह से कहिए पखावज, एक मृदंग का बड़ा पार्ट था, उसको बजाने में अकबर स्वयं दक्ष था। तो फुर्सत के क्षणों में वो पखावज बजाया करते।
अकबर की मृत्यु 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी में होती है। 58 वर्ष शासन करने के पश्चात, मैंने कहा, बीमारी थी पेचिस, डायरिया, अतिसार, इससे पेट, डिसेंट्री वगैरह इन सब से अतिसार, कमजोरी हुई, डेथ हो गई। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थापित हुआ, मोटे तौर पर जहांगीर ने बनवाया। यह बिना गुंबद वाला मकबरा। आगे जब हम जाट मुगल सब आएंगे, जाटों का, तब आपको बताएंगे किस तरह से जाट शासक राजा राम ने बार बार अकबर के मकबरे पे हमला किया, अकबर की कब्र को तोड़ी, उसकी हड्डियां निकाली, उसको राख को जलाया, हवा में बिखेरा। अकबर के कब्र के सिराहने में लिखा है अल्लाह अकबर, और पैर की ओर जल्ले जलल्लाह, जल्ले जलल्लाह, इसकी शान में वृद्धि हो। तो जाट लुटेरा राजा राम ने औरंगजेब से प्रतिरोध के फलस्वरूप विद्रोह किया और बार बार अकबर के मकबरे को लूटा, औरंगजेब को चुनौती दी, हड्डियों को जला दिया, हवा में राख बिखेरी। अकबर में अभी बहुत सारी बातों को हमें पढ़नी है। अकबर की राजपूत नीति को देखना है मुख्य रूप से, किस प्रकार अकबर की राजपूत नीति थी। उसके 4-5 प्रकार थे। मैत्री और समर्पण की नीति थी, वैवाहिक की नीति थी, नियुक्ति की नीति हुई, और अंत में आप देखिएगा कि युद्ध नीति अंतिम था। कि अगर ऊपर के सारे नीति के तहत जो राज्य अकबर के साम्राज्य के खिलाफ, मुगल साम्राज्य में शामिल नहीं, उसके खिलाफ अकबर ने युद्ध नीति को अपनाया। और उसके भी बहुत सारे वैवाहिक नीति में आप देखिएगा, राजपूताना में अकबर का विवाह होता है, सलीम का विवाह हुआ, सलीम का ननिहाल राजपूताना हो जाता है, अकबर का ससुराल राजपूताना। परिणाम क्या हुआ? राजपूतों ने जान से मुगलों के लिए जान दे दी। हल्दी घाटी का युद्ध मैंने अभी चर्चा करी। तो मैट्रिमोनियल निगोशिएशन के बाद राजपूतों के साथ अकबर का खून खानदान, बेटी रोटी का संबंध स्थापित हुआ। हालांकि इस पे बहुत सारे आक्षेप थी। एक तरफा विवाह था, किसी भी मुगल शहजादी का विवाह किसी राजपूत राजकुमार के साथ नहीं हुआ था। इस तरह की बातें नहीं देखने को मिली। लेकिन फोर्सली जो भी था, यह मुगल इतिहास में एक नई सुबह की शुरुआत थी। और मोटे तौर पर अगर हिंदुस्तान में इंडो इस्लामिक कल्चर आया, समन्वय हुआ दोनों में, एक नई सांस्कृतिक चेतना का उदय होता है। तो हम लोग राजपूत नीति को अलग से देखेंगे। अकबर की धार्मिक नीति या अकबर की धर्मनिरपेक्षता, किस तरह से साम्राज्य में उसने कम्युनल हार्मोनी लाने का प्रयास किया, पॉलिटिकल यूनिटी लाई, कंपोजिट कल्चर की बात करता है, रिलीजियस टॉलरेंस विथ यूनिटी की बात होती है, वेलफेयर स्टेट का। तो अकबर को अभी हमें पढ़ने के लिए 2-3 तरह से उसको समझना होगा। अकबर एक महान राष्ट्र निर्माता के रूप में था, या अकबर एक महान धर्मनिरपेक्ष शासक था, अकबर एक महान समन्वयकारी। हालांकि मैं अकबर पढ़ा रहा हूँ आपको, हो सकता है कि मैं बड़ा देशद्रोही हूँ, क्योंकि आज के डेट में अब मुगल इतिहास पढ़ाना वो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। हमें पढ़ाना चाहिए महाराणा प्रताप का इतिहास, शिवाजी का इतिहास। तो बहुत सारी बातें हैं। अकबर की धार्मिक नीति में क्या परिवर्तन के कारण हुए, मजहर की पेशगी क्या थी, दीन इलाही स्थापना हुई तो किस पर्पज से हुई, दीन इलाही पर अन्य धर्म का क्या प्रभाव था, दीन इलाही और इसके प्रचार प्रसार के पीछे अकबर का क्या दृष्टिकोण था, क्या दीन इलाही के बाद अकबर इस्लाम को मानता रहा या इस्लाम का विधर्मी हो गया। तो बहुत सारी बातें हैं जिसके क्रम में तो मुझे लगता है अकबर की राजपूत नीति और धार्मिक नीति को अलग से देखने की जरूरत है। अकबर के समय में कुछ विद्रोह हुए थे, उसको भी अलग से देखने की जरूरत है, तब जाके अकबर हमारा पूरा होगा। तो मुझे लगता है कि अकबर पर हम लोग अगले क्लास में भी, अगर ट्यूसडे को मेरा क्लास होगा तो उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। तब हम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, शहाबुद्दीन शाहजहां और हम लोग औरंगजेब की बात करेंगे, और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल सोसाइटी, मुगल कल्चर, मुगल इकोनॉमी, इन सब की बात होगी। तो मुझे लगता है कि एक लंबा टाइम हो गया है, और अगर आप लोग को आज वाले पोर्शन से कुछ क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर हम इसको अगले क्लास में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी अकबर हमारा पूरा नहीं हुआ है, अगले क्लास में उसकी राजपूत नीति, धार्मिक नीति, विद्रोह, कुछ उसके प्रशासनिक डिसीजंस वगैरह, इस सब पे चर्चा है।